नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है प्रमुख किसान आंदोलन या प्रमुख किसान जो विद्रोह हुए औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, और कुछ जनजातीय महत्वपूर्ण आंदोलनों की भी चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आइए देखते हैं। पहले देखें प्रमुख किसान आंदोलन या विद्रोह। दोस्तों, यह विद्रोह, यह आंदोलन अंग्रेज़ सरकार की उनकी जो नीतियाँ थी, शोषण परक नीतियाँ थी, उनके खिलाफ हुए और यह मूलतः किसानों द्वारा किया गया, उनके नेताओं द्वारा किया गया, क्योंकि निरंतर भारत की संपदा का दोहन करके वो अपने देश ले जा रहे थे और बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऊपर से ऐसे अमानवीय कर और टैक्स लादे गए जिससे उनका जीवन दुभर हो गया। आइए देखते हैं। पहला दोस्तों देखते हैं रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ और यह दिनाजपुर क्षेत्र था और इसके जो नेता थे धीरज नारायण। इसका प्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया और जिसका बोझ अंत में किस पर पड़ रहा था? किसानों पर, क्योंकि जमींदार भी किसानों से वसूलता था। तो जितना कर बढ़ेगा अंततः उसका बोझ किस पर पड़ता था? जमींदारों पर। आज भी जो भी आप देखें, कोई भी सरकार टैक्स बढ़ाती है तो अंततः उसका जो बैड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वे छोटे लोगों पर पड़ता है, गरीब लोगों पर ही पड़ता है। मोपला विद्रोह 1836 से 1854 के मध्य, ये मालाबार केरल में है। इसमें जो प्रमुख नेतृत्व किया था के.एम. हाजी, सीओ कोया थंगल और अली मुसलियार। ये तीन नाम याद रखिएगा। अली मुसलियार प्रायः पूछा भी गया है। अंग्रेज़ों द्वारा नए राजस्व व्यवस्था लागू करना, यानी मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजी शासकों ने, अंग्रेज सरकार ने नई रेवेन्यू सिस्टम, नई राजस्व व्यवस्था लागू किया, उसके खिलाफ मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला दोस्तों नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 में घटित हुआ। ये कहाँ हुआ? बंगाल में। इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। यहाँ मुद्दा ये था कि यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना लोग चाहते थे, क्योंकि उस समय तक रासायनिक रंगों का, रासायनिक नील का आविष्कार नहीं हुआ था, मार्केट में नहीं थी। तो जो परंपरागत नील थी उसका भारतीय किसानों द्वारा ज़बरदस्ती उगाने पर उनको मजबूर किया जाता था। इसके खिलाफ नील विद्रोह की शुरुआत हुई। कहाँ पर? बंगाल में 1859 में। और इनके नेता को याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अगला दोस्तों है पाबना विद्रोह 1873 से 76 के मध्य, ये बंगाल में हुआ। इसमें ईशान चंद्र राय और शंभू पाल इसके दो प्रमुख नेता थे। किस विद्रोह के? पाबना विद्रोह के। यहाँ कारण क्या था? अधिक लगान तथा 1850 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की भूमि पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, यानी जो उनको जमीन मिली थी काश्तकारों को, उसमें जो षड्यंत्र किया गया और लगान की दर को बढ़ा दिया गया था, इसके खिलाफ यहाँ पर विद्रोह हुआ। दोस्तों अगला है दक्कन उपद्रव 1875 में हुआ, महाराष्ट्र में। बाबा साहब देशमुख इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे। इसका जो मुख्य कारण था रैयतवाड़ी क्षेत्र के किसान ऋण अदायगी को लेकर महाजनों के ऋण जाल में फंस गए थे। होता ये था दोस्तों कि किसान अपनी खेती किसानी के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए अचानक उसे पैसे की ज़रूरत होती थी, तो वह महाजनों से ऋण लेता था और वह ऋण जब चुका नहीं पाता था, उस ऋण को चुकाने के लिए भी एक ऋण लेता था। तो ऋण
अदायगी को लेकर महाजनों के जो ऋण है उसके बाद जाल में फंसता जाता था। यानी ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना, ब्याज को अदा करने के लिए ऋण लेना, इस तरह वह उसके चंगुल में फंसता और वह उससे निकल नहीं पाता था। दूसरा था अमेरिका गृह युद्ध का अंत हो गया था। अमेरिका में जो गृह युद्ध चलता था वो अंत हो गया उसका, और अकाल हो गया था। लेकिन अकाल के बावजूद लगान की दर में 50% की वृद्धि कर दी गई, जो कि बहुत ही अमानवीय थी, कष्टदायक थी। किसानों के पास कुछ भी नहीं था, बावजूद 50% लगान की वृद्धि कर दी गई। परिणाम स्वरूप बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में दक्कन उपद्रव शुरू हुआ। पंजाब कृषक आंदोलन 1890 से 1900 पंजाब में, इसमें किसी खास नेता का नाम नहीं मिलता, और इसका जो कारण था विद्रोह का, ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा कृषकों की भूमिका अकृषकों और महाजनों को हस्तांतरण किया जाना। यहाँ भी प्रमुख कारण क्या था? ग्रामीण ऋणग्रस्तता, यानी गांव में किसान जो था, मजदूर गरीब जो था, वो ऋण के जाल में फंसा हुआ था, और जो कृषकों की भूमि थी वो ऐसे लोगों को हस्तांतरित की गई थी, उन पर उनका कब्जा दिलाया जा रहा था महाजनों को। इसको लेकर रोष हुआ और विद्रोह शुरू हो गया। अगला है बिजौलिया किसान आंदोलन 1905 से 1913, ये मेवाड़ यानी राजस्थान में हुआ। भूमि सिंह राठी, विजय सिंह पथिक और माणिक लाल वर्मा ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बिजौलिया किसान आंदोलन के। कारण था कि किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए गए थे। ये जो पूर्वोत्तर में दोस्तों अंग्रेज सरकार थी, ये इतनी कर थोपती थी भारतीयों पर, किसानों पर, कि इसको इससे मतलब नहीं कि वो किस हाल में है, बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यानी राजस्व कलेक्ट करके, एकत्रित करके, और उसको इंग्लैंड भेजना, यही इनका ध्येय था, यही इनका उद्देश्य था। अगला है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, आप नाम सुने हैं, जानते होंगे। 1917 में हुआ, चंपारण बिहार में। प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। तो दोस्तों यहाँ महात्मा गांधी को आमंत्रित करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। और यहाँ जो मुख्य कारण था तिनकठिया प्रणाली और लगान वृद्धि के विरोध में यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, जो कि सफल रहा। अगला है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यहाँ भी यही समस्या थी किसानों से जुड़ी कि फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी कठोरता पूर्वक वसूल किया जाना। अगला है दोस्तों अवध किसान आंदोलन 1919 में, संयुक्त प्रांत में, जो आज आधुनिक उत्तर प्रदेश जिसे कहा जाता है। यहाँ झिंगुरी सिंह और बाबा रामचंद्र दो नेतृत्वकर्ता थे, और अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू किया जाना। अवध माल गुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। अगला विद्रोह है किसानों का एका आंदोलन 1921-22 में। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, इन जिलों में यह हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी। और एका आंदोलन का जो कारण था विद्रोह का, वह था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 में होता है, मालाबार क्षेत्र, और यहाँ थे याकूब हसन, यू गोपाल मेनन और पी मोइनुद्दीन कोया। अधिक लगान अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तुरुगांडी के मस्जिद पर छापा मारा गया। जो मोपला विद्रोह 1836 से 54 चल रहा था, उसी को अंतिम रूप से समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा इसे कठोरतापूर्वक, बलपूर्वक, दमनपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, और अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तुरुगांडी जो मस्जिद था उस पर छापा भी मारा गया पुलिस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, सूरत
का बारदोली जो एरिया है वहाँ पर हुआ। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें लगान में वृद्धि और बंधुआ मजदूरी के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में हुआ आंध्र आंदोलन 1923 से 38 में, तटीय जो कोस्टल आंध्र प्रदेश था वहाँ पर। इसके प्रमुख नेताओं में एन.जी. रंगा, पी. सदरैया, बलनी सत्यनारायण, तंडू सत्यनारायण राजू। इसका भी कारण था कि राजस्व में 19% खेत जोतने और मछली मारने के अधिकारों को लेकर यह संघर्ष किया गया। मालाबार कृषक आंदोलन 1934-40, केरल का जो मालाबार एरिया था। आर रामचंद्र बेडुगाडी, बी कृष्ण पिल्लई और टी प्रकाशन। इसमें भी सामंती वसूलियाँ यानी सामंतों द्वारा जो कठोरतापूर्वक कर वसूल किया जा रहा था। नवीनीकरण शुल्क में लगान की अग्रिम अदायगी को लेकर यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। अगला है दोस्तों बिहार किसान आंदोलन 1929 से 39। बिहार में स्वामी शाहजानंद इसके नेता थे। जमींदारों के उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, ये 3-4 मुद्दे थे बिहार किसान आंदोलन के। किसान जालंधर आंदोलन शुरू हुआ 1930 से 40 के मध्य। ये जालंधर, होशियारपुर, लवलपुर और शेखपुर, और यहाँ के जो प्रमुख नेता थे सोहन सिंह भाकना, बेदी ग्वाला सिंह, रोज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। यहाँ मामला ये था दोस्तों कि भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालीन कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण कर राजस्व का पुनर्निर्धारण और कर में क्या किया गया, वृद्धि, और नहर पर टैक्स जो सिंचाई पर टैक्स था उसमें भी क्या हुआ, वृद्धि कर दी गई। अगला है वर्ली आंदोलन 1945 से 49, बम्बई में। गोदावरी पुरलेकर इसके नेता थे। यहाँ मामला था बंगाल जंगलों के ठेकेदारों, भूमिपतियों और धनी कृषकों और बेगार के विरुद्ध, यानी जो भी मुद्दे थे वो शोषण के मुद्दे थे, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। अगला है दोस्तों तेभागा आंदोलन 1946 से 1950 के मध्य। दिनाजपुर, रंगपुर और जलपाईगुड़ी, यहाँ कृष्ण विनोदी राय, सुनील सेन, भवानी सेन, मोनी सिंह अवनी लाहरी इसके प्रमुख नेताओं में शामिल थे। यह मामला ये था कि बटाईदारों ने निर्णय लिया कि आधा के स्थान पर वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। पुनप्रा वायलार आंदोलन 1946, त्रावणकोर, केरल। पनमथानु पिल्लई इसके प्रमुख नेता में थे। अन्न की कमी, विद्रोह, दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का अमेरिका नमूना, जिससे अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र त्रावणकोर उसके नियंत्रण में रहे। यह मुद्दा कुछ अलग था। यहाँ अमेरिका का नमूना लिया गया कि वहाँ जैसे सरकार स्थापित हो कि अंग्रेज जाने के बाद स्वतंत्र त्रावणकोर की मांग के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, तेलंगाना में जो आज एक प्रदेश बन चुका है, ये संदरैया के नेतृत्व में हुआ। निजाम और जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष, और जो बेगार यानी बिना कुछ दिए जबरदस्ती मजदूरों से काम लिया जाता था, वो बेगार होता था, उसके खिलाफ यह आंदोलन प्रबलता धारण किया। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखेंगे आदिवासियों के जो आंदोलन हुए थे उसके क्या कारण थे, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं।
पहला है चुआर विद्रोह या भूमिन विद्रोह। चुआर विद्रोह 1768 से 1832, इसका नेतृत्व किया था जगन्नाथ ने। इसका जो क्षेत्र था चुआर या भूमिन, बंगाल में मेदिनीपुर जिले में ये लोग रहते थे। इसका उद्देश्य था अकाल व बढ़ते हुए भूमि कर और अन्य आर्थिक संकटों के कारण मेदिनीपुर जिले के आदिम जाति के जो चुआर लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्या कर दिया। यानी यहाँ भी अंग्रेजों की शोषण की नीतियों के खिलाफ ये आदिवासी समूह ने आंदोलन किया। अगला है हो विद्रोह 1820 से 1832 ईस्वी। क्षेत्र इसका था छोटा नागपुर, बिहार। गंगा नारायण इसके लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे। यहाँ भी दोस्तों यही रीजन था, कारण था कि छोटा नागपुर के हो आदिवासियों ने बढ़े हुए भूमि के कर के कारण जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह यहाँ पर किया। अब जमींदारों के खिलाफ आपके मन में आएगा कि वो तो स्वदेशी थे, देशी थे, उनके खिलाफ क्यों विद्रोह हुआ? क्योंकि जमींदारों का भी इसमें रोल था। अगर वो अंग्रेजों को 10 रुपये देते थे तो वो 20 रुपये वसूलते थे, यानी उसके एवज में वो भी शोषण के एक माध्यम बने हुए थे। और यही कारण था कि हो विद्रोह उनके खिलाफ भी हुआ। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में होता है। सिंहभूम के निकट सोनपुरा परगना छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, और इसके नेता थे बुद्धो भगत और गंगा नारायण। और जो अन्य इसमें थे शामिल लोग, जोवा भगत, केशव भगत, मदरा महतो, ननेंद्र शाह मनखी। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा, ओरांव, हो, महाली, ये जनजातियां यहाँ करती थी निवास, यानी रहती थी। और इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। किस नाम से जानते थे? कोल के नाम से। कोलों ने छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा, यानी गुरिल्ला पद्धति के द्वारा सेना से संघर्ष किया। पूर्वी भारत में शोषण के विरुद्ध कोलों ने प्रथम बार संगठित रूप से सरकार और उसके समर्थकों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन प्रारंभ किया। और दोस्तों 1832 के जब समर का सीजन आया, गर्मियां आई, उस समय तक अंग्रेजी सरकार ने बलपूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन है दोस्तों संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। इसकी डेट भी पूछता है, मिलान करने के लिए पूछता है, तो इसको ध्यान रखिए। इसे उपनाम था इस आंदोलन का हूल आंदोलन। इसे हूल आंदोलन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। यह दामन एक कोह नाम से ज्ञात भागलपुर से जो राजमहल तक का जो भूभाग है, क्षेत्र है, संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। यानी यहाँ संथालों की अच्छी खासी संख्या निवास करती थी। कहाँ से कहाँ तक? दामन कोह के नाम से जो ज्ञात है, भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। अब इसके जो लीडर थे सिद्धो और कान्हू, इसको क्या थे? इसके नेता थे। इन्हीं की अगुवाई में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। कारण क्या था? इसका भी कारण आर्थिक कारण था। इसका भी अन्य विद्रोहों की तरह आर्थिक कारण ही था, लेकिन शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना हुआ। यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना इसका उद्देश्य बन गया। शुरू कैसे हुआ था? आर्थिक कारणों से, लेकिन इसके नेताओं ने इतना इसमें लोगों को अपने विश्वास में लिया, संथालों को विश्वास में लिया कि किसी भी कीमत पर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजना है या खदेड़ना है। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? 1855 में 37वां रेगुलेशन एक्ट बनाकर संथाल क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया। और कुछ खास बातें हैं कि संथाल बीरभूम, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, पाकुड़, दुमका, भागलपुर और पूर्णिया जिले में ये सब फैले हुए थे।
और जहाँ संथाल सबसे ज़्यादा संख्या में रहते थे उसे दामनकोह या संथाल परगना के नाम से जाना जाता था। जब इस इलाके में संथालों ने जंगल साफ करके अपने आजीविका को चलाने के लिए खेती बाड़ी करना शुरू किया, जिससे पड़ोस के महेशपुर और पाकुर के राजाओं ने संथाल गांवों को जमींदारों और महाजनों के अधिकार में कर दिया। यानी यहाँ आप देखेंगे कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी इनको दबाने में, इनका शोषण करने में अपना योगदान किया। इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को क्या कहते थे? दीकूक कहते थे। अगला देखें दोस्तों, कूका आंदोलन 1840 से 1870 ईस्वी में इसका अस्तित्व रहा। पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है और इसके प्रमुख लीडर थे भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। संबद्ध व्यक्ति इसमें भगत जवाहर मल, उनके शिष्य बालक सिंह और बालक सिंह के बाद शिष्य राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को धार दी थी। यह आंदोलन पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किया था बालक सिंह ने। इसका लक्ष्य था सिखों में धर्म सुधार, जैसे मुसलमानों में धर्म सुधार, हिंदू धर्म में धर्म सुधार के आंदोलन शुरू हुए, उसी तरह सिखवाद का धर्म सुधार इसका प्रमुख लक्ष्य था। लेकिन इसका एक राजनीतिक लक्ष्य था कि अंग्रेजों को पंजाब से भगाकर यहाँ पर सिखों की सरकार या सिखों के प्रभुत्व को पुनः स्थापित करना। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह शुरू होता है और 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में प्रथम विद्रोह शुरू हुआ और यह पूर्णतः राजनीतिक विद्रोह था। और 1872 में दोस्तों राम सिंह कूका को इस आंदोलन का जिम्मेदार मानकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून। रंगून कहाँ है इस समय? उसका नाम ही बदल गया है यांगून, और वह है म्यांमार में। और 1855 में 1885 में दोस्तों राम सिंह की वहीं पर मृत्यु हो गई। 24 दिसंबर 2014 को कूका आंदोलनकारियों की याद में एक स्टैंप जारी किया गया और बाबा राम सिंह कूका ने रामधारी आंदोलन की शुरुआत भी की थी। आप देख रहे हैं चित्र में 150 ईयर्स ऑफ कूका मूवमेंट, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कूका आंदोलन के 150 वर्ष, स्वाधीनता का प्रथम युद्ध, इस नाम से स्टैम्प भी जारी किया। अगर पूछे किस आंदोलन के लिए स्टैम्प जारी किया गया था उसके 150 वर्ष पूर्ण होने पर 2014 में, तो वह है कूका आंदोलन। चलिए आगे देखें, फकीर विद्रोह। ये दोस्तों 1776 से 1777 के मध्य होता है पश्चिम बंगाल में, और इसके जो नेता थे मजनू शाह और चिराग अली। मुख्य केंद्र था इसका दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा। ये लोग अधिकतर सूफी परंपराओं से प्रभावित थे। फकीर समुदाय मदारी और बरहाना जातियों के थे जो मुगल काल में ही बंगाल और बिहार के अनेक हिस्सों में बस गए थे। मजनू शाह की गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने प्रयास किया और इसके फलस्वरूप 1771 में कैप्टन जेम्स रेनल ने एक मुठभेड़ में मजनू शाह को क्या किया? पराजित किया। चिराग अली शाह ने अपनी गतिविधियों का विस्तार बंगाल के उत्तरी जिलों तक भी कर दिया। चिराग अली की सहायता करने वालों में 2 हिंदू नेता का नाम आता है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। भवानी पाठक और देवी चौधरानी, इन्होंने फकीर विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता की थी। पागलपंथी विद्रोह अगला है 1813 से 1833। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे करम शाह और टीपू मीर।
पागलपंथ उत्तर भारत का एक धार्मिक संप्रदाय था। जिले उत्तरी बंगाल के करमशाह ने इसे चलाया। उत्तरी बंगाल जिले में करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू मीर धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से इसको प्रेरित कर दिया। जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध 1813 में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का बलपूर्वक दमन 1833 में कर दिया गया। दोस्तों आगे देखिए, रामोशी विद्रोह है, ये कई चरणों में हुआ। 1822, 1825 से 26 और अंततः 1839 से 41 के मध्य। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के पूना के निकटवर्ती क्षेत्र। इसका नेतृत्व चीतर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने किया। रामोशी जो थे पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति थी जो अंग्रेजी शासन से नाराज थे ये लोग। 1822 में उनके सरदार चीतर सिंह ने विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आसपास का प्रदेश क्या किया, लूट लिया। अब 1825-26 में पुनः विद्रोह हुआ और प्रदेश में 29 तक शांति रही। इसी प्रकार सितंबर 1839 में सतारा के जो राजा प्रताप सिंह के सिंहासन छोड़ने के बाद तथा उनका निष्कासन कर दिया गया देश से संपूर्ण प्रदेश में असंतोष व्याप्त हो गया और 1840-41 में विस्तृत दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बहुत से सैनिक एकत्रित करके बादामी का जो किला था उसको जीत लिया और उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहराया, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना द्वारा इस विद्रोह को का दमन कर दिया गया, उसे दबा दिया गया। अगला विद्रोह है दोस्तों पोलीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 के मध्य। इसके नेता थे वीर पी कट्टा वामन। कारण क्या था, पोलीगरों ने विजयनगर साम्राज्य के काल में पूर्वी घाट के जंगलों में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे और ये हथियार बंद दस्ते भी रखते थे। इनका विद्रोह तमिलनाडु में टीपू के शासनकाल के अंतिम समय में होता है। टीपू और अंग्रेज संघर्ष में विजयी हुए और उसी समय 1799 से 1801 के बीच इनका संघर्ष अंग्रेजों से भी हुआ। अगला विद्रोह है कच्छ विद्रोह। ये 1819 से 1831 के मध्य भारमल और झरेजा इसके नेता। कारण क्या था, कच्छ के राजा भारमल को जब अंग्रेजों ने हटाकर उनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया तो भारमल और उसके समर्थक सरदार झरेजा ने विद्रोह कर दिया और 1831 में भारमल को पुनः गद्दी पर बिठाने के बाद यह विद्रोह शांत हो गया। आगे देखें दोस्तों, बेलूथम्पी का विद्रोह 1808 थे और 1809 के मध्य और यह विद्रोह 1808 से 1809 के मध्य त्रावणकोर यानी केरल में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता थे दीवान बेलूथम्पी। और बेलजली द्वारा दीवान बेलूथम्पी को जो सहायक संधि के लिए विवश किया गया था उसके विरोध में इन्होंने यह आंदोलन किया। दोस्तों अगला विद्रोह है गडकरी विद्रोह 1844। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ। बाबाजी अहीर केर इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता। कारण यह था कि गडकरी लोगों ने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली के खिलाफ मराठा सेना से उनके सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों को देखरेख के अधीन रख दिए जाने के विरुद्ध इन्होंने यह विद्रोह किया था। गडकरी लोग मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे और इसके बदले में उन्हें कर मुक्त भूमि दी जाती थी, लेकिन उनको मराठा की सेना से मुक्त कर दिया गया और उनकी ज़मीन को दूसरों को दे दिया गया और मनमाने ढंग से भू राजस्व वसूली की गई। इन सब के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह के दौरान गडकरी लोगों ने समानगढ़ भूदरगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है मुंडा विद्रोह या उलुग खनी विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है।
आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध था बिरसा मुंडा का उलगुलान या महाविद्रोह। समय अवधि 1895 से 1900 ईस्वी। रांची के दक्षिण क्षेत्रों में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था। आदिवासी बिरसा मुंडा का निधन 1900 में 9 जून को हुआ था और अभी हाल में ही बिरसा मुंडा का शहादत दिवस भी मनाया गया। उन्होंने 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, इसलिए उनको गिरफ्तार करके 2 वर्ष जेल में डाल दिया गया। 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और रहस्यमयी हालत में रांची जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई। 1897 से 1900 तक मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का, उस समय का 500 रुपये आज बहुत ज़्यादा है, गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। युवा छात्र के तौर पर उनका दाखिला जर्मन मिशन स्कूल में हुआ, इसलिए उनका नाम बिरसा डेविड भी पड़ा था। 1895 में एक घटना घटी जिसके कारण बिरसा को लोग भगवान का अवतार मानने लगे और लोगों में यह विश्वास हो गया कि बिरसा के छूने से रोग दूर हो जाते हैं। अगला है दोस्तों रंपा विद्रोह 1879 में। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित जो रंपा क्षेत्र है वो इसका विद्रोही क्षेत्र था और इसके नेता थे अल्लारी सीताराम राजू। अल्लारी सीताराम राजू एक गैर आदिवासी थे। इनका कारण था विद्रोह का साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण और जो नए नए वन कानून आ रहे थे उसका विरोध करना। विद्रोह का एक और कारण गुडेम नामक एक जो तहसीलदार का उत्पीड़क कार्य था। उसने जंगलों में सड़क निर्माण के लिए रंपा आदिवासियों को बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। सीताराम राजू को असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली, किंतु आदिवासियों के कल्याण के लिए वह हिंसा को आवश्यक मानता था। सीताराम राजू महात्मा गांधी का प्रशंसक भी माना जाता है। वह बंदूक की गोलियों के बौछार से स्वयं को अभेद्य बुलेट प्रूफ होने का दावा करता था। अगला है दोस्तों एक नाम रानी गोदियालू का नागा आंदोलन जो 1931 में हुआ। चित्र में आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने 100 रुपये का स्टैंप भी इनके नाम से जारी किया था। यह मणिपुर क्षेत्र में थी, इनका सक्रियता थी और रोमोमेई जादोनांग और रानी गोदियालू 2 इसके नेतृत्वकर्ता थे। सामाजिक एकता हेतु समाज में प्रचलित जो गलत रीति रिवाज थे, ट्रेडिशन थे, कस्टम थे, उसको समाप्त कर प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। कारण नागा नेता जदोनांग को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया और 29 अगस्त 1931 को फांसी दे गई। फांसी के उपरांत 13 वर्षीय महिला गोदियालू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसने छापामार युद्ध शस्त्र संचालन में निपुणता प्राप्त कर दी थी और इसी छापामार पद्धति से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू किया और हेरका पंथ की स्थापना की जो कि धार्मिक विचारों पर आधारित भी था। इनकी जो उपाधि है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय के, उन्होंने आज नेहरू और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने गोदियालू को रानी की उपाधि दी या नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इनको जाना जाता है। दमन के बाद इस आंदोलन को आदिवासियों के शांतिपूर्ण संगठनों काबुई समिति 1934, काबुई नागा एसोसिएशन 1946 और जेलियांग सांग परिषद 47 व मणिपुर जेलियांग सांग यूनियन के रूप में क्या हुआ, परिवर्तित कर दिया गया, यानी कई भागों में बट गया इनकी मृत्यु के बाद। दोस्तों अगला आंदोलन है कुकी विद्रोह 1917 से 1919। कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा के कुकी जनजातियों द्वारा, अभी हाल फिलहाल में मणिपुर बहुत चर्चा में है। कुकी और मैतेई जनजातियों में आपसी जो
विद्रोह या लड़ाई चल रही है, उसके लिए मणिपुर इस समय लाइमलाइट में है। नेतृत्व उस समय रतन पुनिया ने किया था। कारण क्या था? आदिवासियों को पोथांग के लिए बाध्य करना तथा सरकार द्वारा आदिवासियों को झूम कृषि रोकने के विरोध में, क्योंकि आदिवासी लोग पहाड़ों पर बसे थे, नॉर्थ ईस्ट जो आप देखेंगे, और वहाँ झूम कृषि होती थी, यानी कुछ दिन एक भूमि पर खेती किए, उसके बाद फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। इसका यहाँ पर सरकार द्वारा विरोध किया गया, रोका गया बलपूर्वक। पोथांग आदिवासियों को बिना मजदूरी के अधिकारियों का सामान ढोने को कहा जाता था। तो पोथांग के लिए जब आदिवासियों को बाध्य किया गया बिना कुछ दिए, जैसे बिस्टी या बेगार होता था, उसी तरह यहाँ पोथांग था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंबे प्रयास के बाद ये कुकी विद्रोह को दबा दिया गया और सीमांत आदिवासी विद्रोहों में सबसे अंतिम विद्रोह कुकी विद्रोह था, जो 1917 से 1919 तक चला। हाथीखेड़ा विद्रोह 1824 पश्चिम बंगाल के बरसाल क्षेत्र के रंगपुर क्षेत्र के दक्षिण में मनसिंह के कृषकों का विद्रोह था। इसके नेता टीपू मीर पागलपंथी संप्रदाय के नेता जो थे करम शाह का पुत्र था। अभी हम और संप्रदाय की चर्चा करेंगे तो उसमें पुनः यह आएगा। जमींदारों ने सड़क निर्माण के कार्यों में किसानों को जबरदस्ती बेगारी कराई और बिना पैसे के सारा काम करा लिया। उसी के विरुद्ध यह किसानों का विद्रोह था। तो दोस्तों, ये था किसान आंदोलन और कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। थैंक यू।